जय हिंद साथियों। एस स्क्वायर होमवर्क सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज का टॉपिक है बॉटनी अर्थात वनस्पति से संबंधित। इस वीडियो में हम लोग शैवाल, कवक, काई, जीवाणु, फर्न, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड अन्य सभी वीडियो को पहले ही अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक उन वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसे देख लें। दोस्तों, आपके आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी एईडीओ दरोगा वाला जो एग्ज़ाम है, एएसओ वाला जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल वाला है बिहार एसएससी, और इंटर लेवल जीविका 72 बीपीएससी, इन सभी को ध्यान में रख करके यह वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया जा रहा है। यह आपको बहुत ही मदद करेगा आपके रिवीजन में, आपके तैयारी में। साथ ही जैसे ही यह लेक्चर सीरीज कंप्लीट होगा, इसी टॉपिक से संबंधित इससे एमसीक्यू लाया जाएगा, उस एमसीक्यू को भी ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में लेक्चर है, और लेक्चर आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है और उदाहरण सहित समझाया गया है। एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। साथ ही आप नोट्स बनाते चलेंगे, आप नोट्स बनाएंगे और यह एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहले हम लोग बोटनी वनस्पति विज्ञान में क्या देखने जा रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का वर्गीकरण। पौधों के वर्गीकरण से भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ बोटनी जान लीजिए। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस जो है, थियोफ्रास्टस को क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर या पिता बोला जाता है। और दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, और यह जो हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, यह क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो एकलर ने दिया। किसने दिया, तो एकलर ने दिया। तो दो फैक्ट जो है यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। फादर पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के तो थियोफ्रास्टस हो जाएगा, और यह वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का आधार किसने बनाया, तो एकलर ने बनाया। आगे बढ़े तो सबसे पहले जो यह जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं मेनली दो तरह का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अपुष्पधारी पौधा होगा, और एक में अपुष्पधारी होगा और दूसरे में पुष्पधारी होगा। अर्थात एक में फूल वाला होगा, दूसरा बिना फूल होगा। क्रिप्टोगेम है, पहला वाला जो है क्रिप्टोगेम है, और दूसरा वाला जो है ये है फेनोरोगेम। तो दोनों तरह के पौधे हैं, दोनों तरह। आज हम लोग इस डिस्कशन में, इस लेक्चर सीरीज में अपुष्पधारी पौधे के बारे में जानेंगे, अर्थात बिना फूल वाले पौधे। इसमें इसके टोटल 3 टाइप देखेंगे, थेलोफाइटा देखेंगे, ब्रायोफाइटा देखेंगे और टेरिडोफाइटा देखेंगे। तो थेलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और जीवाणु देखने वाले हैं। इससे संबंधित क्या है, इसका क्या यूज है हमारे डे लाइफ में, दैनिक जीवन में, इससे संबंधित क्या क्या परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग जो थेलोफाइटा की पढ़ रहे हैं, इसकी मुख्य विशेषता जो है ये एल्गी है, फंगी है और लाइकेन है। और लाइकेन क्या है, तो एल्गी और फंगी के बीच का कड़ी है, अर्थात दोनों का सम्मिलित रूप जो है लाइकेन है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये एक बैकग्राउंड बना रहे हैं और हम लोग एक टॉपिक लेकर के बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने देखा अपुष्पधारी अर्थात क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम जो पौधा है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये आगे देखने को मिलेगा आपको। तो आप जानिए इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला है थेलोफाइटा, ध्यान रखेंगे, थेलोफाइटा। दूसरा क्या है, ये जो 3 भाग में बांटा गया, इसका दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा पार्ट क्या देखेंगे हम लोग, तो तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं इसी लेक्चर सीरीज में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं थेलोफाइटा से। थेलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसमें शैवाल आता है, इसमें कवक आता है, जीवाणु आता है, इसमें लाइकेन आता है। और शैवाल का एक एग्जाम्पल देखिए तो एस्पायरोजाइरा, क्या है इसका एग्जाम्पल, एस्पायरोजाइरा इसका एक एग्जाम्पल है। कवक का एग्जाम्पल फंगी का, मशरूम एक कवक ही है, एक फंगी है। और जीवाणु का नॉस्टॉक, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। आगे देखें तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या क्या आएगा, तो वनस्पति जगत के उभयचर बोला जाता है। उभयचर अर्थात एम्बीफिवियन। एम्बीफिवियन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फ्रॉग, फ्रॉग को एम्बीफिवियन बोला जाता है, अर्थात मेढक, मेढक को एम्बीफिवियन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो ऐसे जीव जो
स्थल और जल दोनों पे एग्जिस्ट करता हो, जल और स्थल दोनों जगह एग्जिस्ट करता हो, ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं एम्बीफीवियन, अर्थात दोनों तरह के गुण होते हैं। उभयचर, उभयचर मतलब एक साथ दो गुण रखने वाले। और इसमें क्या क्या आ जाएगा ब्रायोफाइटा में? काई है, क्योंकि हम लोग वनस्पति पढ़ रहे हैं, हम लोग जंतु तो पढ़ नहीं रहे कि मेढक का हम यहाँ एग्जाम्पल दें, आपको समझाने के लिए मेढक बताए थे, लेकिन हम लोग वनस्पति पढ़ रहे हैं। तो वनस्पति में कौन कौन सी वनस्पति है जो दोनों जगह पाया जाता है? तो इसमें मॉस होगा अर्थात काई, रिकिया होगा, रीसिया और मॉर्सेंटिनिया होगा। तो ये सभी जो देख रहे हैं आप लोग, ये सभी एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? तो ब्रायोफाइटा का। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, अभी बैकग्राउंड बना रहे हैं। आगे देखिए टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा आप इमेज से देख सकते हैं, ये सभी टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। आपने अपने आसपास या कभी गांव जाने का मौका मिला होगा तो वहाँ आपने देखा होगा इस तरह की वनस्पति, और इस तरह की वनस्पति को ही टेरिडोफाइटा कहते हैं। और कई जगह इस तरह की वनस्पति का क्या होता है, साग सब्जी भी खाया जाता है, और यह साग सब्जी और आम बोलचाल की भाषा में इसे इंडोकार्पन भी बोलते हैं। तो ये है फर्न और सेलाजिनेला। तो एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा का क्या क्या है? सबसे पहले होगा क्या, तो वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है इसमें? तना और जड़ जैसी संरचना होती है, तना भी होगा और जड़ होगा, ऐसी संरचना होगा, ऐसे इसे बोलेंगे टेरिडोफाइटा। और ऐसी संरचना में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? फर्न और सेलाजिनेला, ये सभी इसमें आएगा। आगे बढ़े, आगे है, आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पधारी पौधे पढ़ेंगे। पुष्पधारी पौधे अर्थात फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम में क्या होगा? फूल और बीज वाले पौधे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फूल है, बीज है, ऐसे पौधे को बोलते हैं फेनोरोगेम्स। अर्थात इसमें कितने पार्ट को पढ़ेंगे हम लोग? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात नग्न बीजी, और दूसरा पढ़ेंगे आवृत बीजी। क्या पढ़ेंगे? आवृत बीजी, अर्थात नग्न बीजी जिसे हम नंगे बीज होंगे, जिसे आंख से देख सकते हैं, और एक बीज होगा अंदर होगा, कवर होगा, आवृत होगा अर्थात ढका होगा। तो ढका हुआ दो पार्ट में पढ़ेंगे। और आवृत बीजी को भी दो तरह से पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा एक बीज पत्री अर्थात मोनोकॉट, और दूसरा पढ़ेंगे द्विबीजी अर्थात डाइकॉट। तो इस तरह से हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो चीड़ जिसे पाइन बोलते हैं और साइकस, ये दोनों एग्जाम्पल है नग्न बीजी के। आगे देखिए एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे हम लोग। एंजियोस्पर्म क्या होगा? तो एंजियोस्पर्म जो है यह बीज फल के अंदर सुरक्षित जब रहेगा, इसे एंजियोस्पर्म बोलेंगे। देखिए अंदर सुरक्षित है, ये अंदर सुरक्षित है, ज़्यादा परत है, इस पे ज़्यादा परत है तो ज़्यादा लेयर है, और लेयर की वजह से आवृत बीजी अर्थात ये ढका हुआ इनक्लोज्ड है, इसे बोलेंगे एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या होगा? जो बाहर दिखेगा, जो बीज बाहर दिख जाएगा, ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बीज पत्री। एक बीज पत्र एक ही बीज होगा जिस फल में, जैसे कि आपने धान को देखा है, धान के छिलका को हटाइए तो कितना बीज मिलता है? धान के छिलका में एक बीज ही मिलता है, इसे बोलेंगे एक बीज पत्री। जिसमें एक बीज पत्र वाले बोलेंगे जिसे वन काइटोलेडॉन बोलेंगे, कोटेलेडॉन बोलेंगे, जिसमें गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, केला आ जाएगा, एक एक बीज ही अंदर होता है, इसीलिए इसे एक बीज पत्री कहते हैं। और एग्जाम्पल बहुत सारा दिए हैं मोनोकॉट का, आप देख सकते हैं। ये सभी जो है सीड्स, रूट, फ्लावर, लीफ, वेस्कुलर बंडल्स और पोलन ग्रेन्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? तो कोटेलेडॉन है अर्थात एक बीज पत्री, एक ही बीज है, इसमें फाइबर रूट्स होगा, इसका रूट क्या होगा? ऐसे फाइबर की तरह चारों तरफ बिखरा होगा। फ्लावर्स में हैव ए पेटल इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तीन या तीन के गुनज में इसमें क्या होगा? पत्ती, 1 2 3, जिसको पंखुड़ी बोलते हैं। 3 3 6 है, 3 होगा या 3 के गुनज में होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे टैप रूट होगा अर्थात एक नीचे की तरह धसा हुआ टैप रूट, ये हुआ। ये दो तरह के, इसमें दो बीज पत्र होंगे, एक देखिए 1 और 2। ठीक है, डाइकोट वाले में यहाँ चार या 5, देखिए यहाँ इसमें कितना, इस में कितना पंखुड़ी है? 5 है, तो 5 वाले डाइकोट में होंगे। पत्तियाँ इसकी कैसी होगी? नैरो होगा, पैरेलल होगा, वेंस होगा इसमें। ठीक है, वेंस होगा, और इसमें ओवल शेड में होगा, ओवल शेप में होगा, और प्लेमेट्स और नेट लाइक वेंस होगा। नेट लाइक अर्थात जाल की तरह से होगा, देखिए जाल की तरह बुना हुआ है, ये डाइकोट का एग्जाम्पल है। रिंग्ड होगा, रिंग्ड मतलब ये गोल होगा, ठीक है, गोल जैसा होगा, और ये स्केटर्ड होगा, कहीं कहीं होगा। और ठीक इस तरह से पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ हैव ए 1 पोर और फुरो,
अर्थात एक छिद्र होगा इसमें, ठीक है, मोनोकॉट में, एक बीजपत्री में, और इसमें या 3 पोर्स और फुरोज, 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा, हैव 3 होगा कम से कम। तो इस तरह से याद रखेंगे। ये सभी आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ, जस्ट शुरू करने वाले हैं। डाइकोट क्या होगा, इसमें द्विबीजपत्री होगा, अर्थात 2 कोटिलेडॉन्स होगा, 2 बीजपत्र होगा, जैसे आपने यहाँ देखा था 2 बीजपत्र है, अर्थात इसमें आम आ जाएगा, गुलाब आएगा, मटर, ये सभी एग्जाम्पल है डाइकोट्स का, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करें थेलोफाइटा से। थेलोफाइटा क्या है? थेलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपुष्पोद्भिद, अर्थात जिसमें पुष्प नहीं लगा, अर्थात फूल नहीं लगेगा, जिसमें फूल फ्लावर नहीं आएगा, ऐसे जो भी जगत है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसको किस में रखते हैं? इसको रखते हैं अपुष्पोद्भिद में, अर्थात क्रिप्टोगेम में। और क्रिप्टोगेम का एक पार्ट है थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा के बारे में हम लोग बात करें तो थेलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का, प्लांट किंगडम का, किसका? तो प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह है, इसे ध्यान रखेंगे। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह जो है थेलोफाइटा होगा। थेलोफाइटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, इसे ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट आपने समझ लिया, क्लियर हो गया। इसके आगे आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जितना भी थेलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है, वनस्पति है, प्लांट है, इनका शरीर थैलस जैसा होता है। कैसा होता है? थैलस जैसा होगा। थैलस जैसा शरीर होने का अर्थ क्या हुआ? यह एक साधारण और अविभाजित शरीर होता है। एक साधारण होगा, सिंपल होगा, और अनडिवाइडेड होगा, अलग अलग भाग में बटेगा नहीं। एक जा रहा लाइन, एक डाली जा रहा तो वही डाली आगे बढ़ेगा, या अलग अलग भाग में बटेगा नहीं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अविभाजित पादप बोलते हैं। और थैलस में क्या क्या आता है? थैलस में क्या नहीं होता है? मतलब थैलस जड़, तना और पत्ती जैसी अलग अलग संरचनाएं नहीं होती है। अर्थात जड़, तना और पत्ती एक ही जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही चीज होगा। जैसे कि कोई आपने पौधा देखा, उसमें पत्ती अलग है, तना अलग है, जड़ अलग है, डाली अलग है, ये सभी अलग अलग है। लेकिन थेलोफाइटा का ये विशेषता है कि ये अलग अलग संरचनाएं नहीं होगी, एक जैसी होगी। ए थैलस डज नॉट हैव अ सेपरेट रूट, स्टेम और लीव्स। ये सेपरेट नहीं होगा, एक ही चीज होगा, एक ही जगह से उसका विभाजन होगा। तो इस तरह से आपने थेलोफाइटा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने थेलोफाइटा को देखिए, बताइए इसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है? आप कुछ सेपरेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तना जड़ पत्ती नहीं कर पाएंगे। सॉरी, ये थेलोफाइटा, ये सभी इसका थेलोफाइटा का एग्जाम्पल है। थेलोफाइटा में ही आएगा एल्गी, अर्थात शैवाल आएगा। फंगी अर्थात कवक आएगा। लाइकेन, वही लाइकेन ही बोलते हैं इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में, लाइकेन, ये सभी आएगा। अब इसी में एल्गी में ही अलग अलग टाइप का एल्गी है। आप देख सकते हैं, रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, एल्गी का ही पार्ट है। तो आपने क्या देखा? थेलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती अलग अलग ना हो करके एक ही जगह होता है। तो इस तरह से आपने इसे अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लिया। थेलोफाइटा का ये प्रॉपर्टीज है, गुण है। आगे देखें हम लोग, इसी को हम लोग और डिटेल से देखें तो इसमें क्या एग्जाम्पल था? शैवाल। तो शैवाल कवक थैलस जैसी संरचना के मुख्य उदाहरण है। आपने थैलस संरचना देखा, आपने थैलस संरचना को समझ भी लिया। थैलस संरचना का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पौधा, एक ऐसी संरचना जिसमें पत्ती, जड़ और तना स्पष्ट रूप से विभाजित न हो, अर्थात एक ही पार्ट हो, और उसी को तना, जड़ और पत्ती कह सकते हैं। तो ऐसे जो वनस्पति है उसी को थैलस जैसी संरचना वाली वनस्पति कहते हैं। और यह किसका पार्ट है? थेलोफाइटा का पार्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? शैवाल और कवक, एल्गी और फंगी इसके एग्जाम्पल है थैलस लाइक बॉडीज के। अच्छे समझ लिए, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। इनमें संवहन उत्तक, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। अब आपको समझना है संवहन उत्तक होता क्या है। संवहन उत्तक वे विशेष उत्तक होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर स्पेशल टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है? परिवहन करता है। पौधों में जल की जरूरत होती है, जल का परिवहन होता है, और भोजन का परिवहन होता है। भोजन और जल के परिवहन करने के लिए जो टिश्यू वर्क करता है, यदि पौधा है कोई,
पौधा है कोई और पौधे में उसके पत्ती से लेकर के उसके अन्य भागों तक, जड़ से खनिज लवण लेकर के अन्य भागों तक यदि कोई चीज पहुंचाता है तो वो उसी को बोलते हैं संवहन ऊतक। और संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम। पहला संवहन ऊतक है जाइलम। जाइलम क्या करता है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जाइलम। जाइलम क्या करेगा, जल को ले जाएगा। जाइलम जल को ले जाएगा। फ्लोएम क्या करेगा, फल को ले जाएगा। अर्थात फल मीन्स भोजन। भोजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो भी टिश्यूज है, ऊतक है, उसे बोलते हैं फ्लोएम। उसे बोलते हैं फ्लोएम। और जो जल को ले जाता है उसे बोलते हैं जाइलम। ठीक है। और इस जाइलम और फ्लोएम है क्या, इसे क्या बोलते हैं, ऊतक। और किस तरह का ऊतक है, संवहन ऊतक। नाम से ही स्पष्ट है, संवहन का मतलब, वेस्कुलर का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट करने वाला, किस किस चीज को, भोजन और जल को। तो आपने समझ लिया। तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो थेलोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो थेलोफाइटा का क्या विशेषता देखें, तो इसमें थेलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होते हैं। अर्थात जल और भोजन को ले जाने वाला कोई ऊतक कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है, थेलोफाइटा का। और जाइलम जड़ों से पानी और खनिज लवण को पौधे के अनुभाग तक पहुंचाता है, जो आपको ऊपर समझा चुके हैं। और फ्लोएम कैरीज प्रीपेयर्ड फूड, अर्थात तैयार भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम। और क्योंकि थेलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, इसीलिए ये पानी सीधे अपने आसपास से अवशोषित करते हैं। ये जैसे सपोज करिए आपने ऊपर देखा एक ऐसा एक संरचना बना हुआ था, इसमें अलग अलग तना पत्ती नहीं है। अब ये पानी में डूबा हुआ है सपोज करते हैं, तो यहाँ से पानी खुद अवशोषित कर लिया। ये नहीं कि जड़ से नीचे, जड़ से लेकर के यहाँ से लेकर ऊपर तक पहुँचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पार्ट जिस पानी के संपर्क में आया वही पानी ले लिया, भोजन ले लिया। इसे पहुँचाने वाला कोई भी टिश्यू नहीं है, ऊतक नहीं है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। थेलोफाइटा के उदाहरण में क्या क्या आएगा, शैवाल, कवक और जीवाणु। अब हम लोग इस टॉपिक को सेपरेट सेपरेट करके शैवाल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे और जीवाणु पढ़ेंगे। और हर बार हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। आप अच्छे से समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले इसमें जो एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल, थेलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या क्या था, 3 एग्जाम्पल था। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। शैवाल पहला एग्जाम्पल था, मुख्य एग्जाम्पल यही है। शैवाल है, कवक है, शैवाल कवक है, उसके बाद जीवाणु है। मुख्य एग्जाम्पल ये है। अन्य एग्जाम्पल में और छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन मुख्य एग्जाम्पल यही है। आप क्या समझेंगे, शैवाल के बारे में हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो शैवाल के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो शैवाल बहुत सरल हरे पौधे हैं। देखिए सबसे बड़ी विशेषता यही याद रखेंगे, सिंपल भी है और ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, मोस्टली इन वाटर। और कहाँ पाया जाता है, यह अधिकतर पानी में पाया जाता है शैवाल। ठीक है, आपको आगे इमेज भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा शैवाल कैसा है। और शैवाल में क्या क्या, जड़, तना और पत्ती नहीं होता है। आप ऊपर ही समझ चुके हैं कि जितने भी थेलोफाइटा है इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होगा, अर्थात एक ही पार्ट होगा, उसी में जड़, तना और पत्ती समाहित होगा। एल्गी डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो शैवाल क्या करेगा, शैवाल जो है क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो यह हरा होता है, हरा हरा की वजह है इसमें क्लोरोफिल है। और जिसमें भी क्लोरोफिल है, जिसमें भी क्लोरोफिल है, इसे हिंदी में भी पूछा जाएगा। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। तो पर्णहरित करके पूछा जाता है, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हमेशा वो बुक में भी हर जगह पढ़ के क्लोरोफिल जाते हैं। इसीलिए आपको दोनों चीज़ याद रखना है, हिंदी मीडियम वाले खास करके। इंग्लिश वाले के लिए कोई खास इशू है नहीं। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शैवाल की बात कर रहे हैं। और ये शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा आपका शैवाल। अलग अलग शैवाल है, खास अधिकतर शैवाल पानी में होता है। ठीक है, अधिकतर शैवाल पानी या पानी वाले ऐसे सोर्स जहाँ आसपास पानी नमी है, ऐसे जगहों पे ये शैवाल होता है। अलग अलग टाइप है, एक ही शैवाल नहीं है, अलग अलग टाइप के शैवाल है। हरे, लाल पानी वाले, कम पानी वाले, गंदे पानी वाले, मीठे पानी वाले, अलग अलग टाइप के शैवाल है। आगे हम लोग और डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं।
मुख्य विशेषताएं क्या है शैवाल का, तो शैवाल हरे दिखाई देते हैं। आपने ऊपर ही पढ़ा है शैवाल का रंग कैसा होगा, मैक्सिमम अधिकतर शैवाल का रंग हरा होगा। और हरा होने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। जो जिसमें भी क्लोरोफिल होगा वो हरा होगा। आपने बचपन से ही पढ़ रखा है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप हमेशा जानते हैं क्लोरोफिल के कारण, या हिंदी में पर्णहरित के कारण। पर्ण का मीनिंग होता है पत्ते और हरित मतलब हरा, हरा पत्ता क्लोरोफिल के कारण इंग्लिश टर्म है, और हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं इसे। बात करें शैवाल की, तो शैवाल स्वपोषी होता है। स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं स्वपोषी को, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, अर्थात जिसमें क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल और सनलाइट लेकर के, जड़ से खनिज लवण लेकर के क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड सेल्फ मेड करता है, खुद स्वयं तैयार करता है और स्वयं तैयार फूड को खाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक अर्थात स्वपोषी। दो वर्ड हिंदी वाले स्वपोषी वर्ड बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और ऑटोट्रॉपिक इंग्लिश वाले, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और शैवाल में संवहन उत्तक नहीं, क्या आपने पढ़ा है पीछे, ये हम लोग पढ़ रहे हैं थेलोफाइटा, और थेलोफाइटा में हमने पहले ही बताया है संवहन उत्तक नहीं होगा। एल्गी हैव ए थैलस लाइक सिंपल बॉडी, संवहन ये वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होगा, पहला विशेषता। और थैलस लाइक सिंपल बॉडी होगा, थैलस जैसा शरीर, सरल शरीर होगा। आपने ऊपर ही पढ़ा है थैलस जैसा शरीर का मतलब क्या हुआ, अर्थात इसमें जड़, तना एवं पत्ती अलग अलग विभक्त नहीं होता है, यही मतलब हुआ। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिए एग्जाम्पल हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले सवाल अर्थात एल्गी पढ़ रहे हैं। एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या है, एस्पायरो जायरा एक समान रेशेदार हरा शैवाल है। ये देखिए रेशेदार है, समान है, हरा है, और ये क्या है, इसका क्या नाम है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्या नाम है, एस्पायरो जायरा। और ये समान रेसादार, रेसादार मतलब क्या हुआ, आप धागा को बोल सकते हैं रेसेदार, अर्थात एक लंबी धागा नुमा संरचना रेसेदार होता है, अर्थात फाइबर जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एस्पायरो इसे इंग्लिश में फिलामेंटुअस ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और केरा भी है, केरा ये देखिए, ये रहा केरा का इमेज। केरा ऊंचे पौधे जैसा दिखता है, देखिए थोड़ा सा पौधे जैसा दिख रहा है, लेकिन यह शैवाल है, दिखेगा पौधे जैसा लेकिन है शैवाल। और यूलोथ्रिक्स ठंडे मीठे पानी में आता है, यह है यूलोथ्रिक्स, ठंडे और मीठे पानी में ये उगता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है रेशेदार शैवाल का एग्जाम्पल है, और चार ऑप्शन दे देगा, एस्पायरोजायरा, केरा, यूलोथ्रिक्स, इस तरह से, और दूसरा तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पुट कर देगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे एस्पायरोजायरा जो है समान रेशेदार हरा शैवाल है, और वृक्ष के जैसा दिखने वाला शैवाल का नाम है केरा, और ठंडे मीठे पानी में होने वाले शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स। तो ये सभी फैक्चुअल चीज़ है, इसे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बार बार पढ़ के, नोट्स बना करके, रिवीजन करके, एमसीक्यू लगा के हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर उलट के देखिए, प्रीवियस ईयर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़े हम लोग, अब हम लोग सवाल के बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कि यूजेज, यूजेज क्या है, क्या क्या इसका लाभ है। और जैसे कि पहला यूजेज है एज अ फूड, भोजन के रूप में शैवाल का यूज होता है। कुछ शैवाल मनुष्य के लिए पौष्टिक भोजन का स्रोत है, ठीक है, कुछ शैवाल, सभी शैवाल नहीं, कुछ ही शैवाल मनुष्य के लिए। जैसे फोरफायरा खाने योग्य समुद्री शैवाल के रूप में उपयोग होता है। तो ये यहाँ से कुछ नहीं, आपको नाम बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, माइंड कर लेना, इसे लिख करके अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम्पल है फोरफायरा, फोरफायरा जो है, फोरफायरा किसका टाइप है, शैवाल का टाइप है, किसका, एल्गी का टाइप है, और ये इडिवल है, ठीक है, सीवीडेड अर्थात समुद्र में पाया जाता है। फोरफायरा खाने योग्य समुद्री शैवाल के रूप में प्रयोग होता है। और अल्ला, इसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अलवा है, क्या है, अलवा, अब इसे ध्यान रखेंगे। हाँ, अलवा इज द, क्या है, अलवा को हरी समुद्री सब्जी के रूप में खाया जाता है। अलवा क्या है, अलवा एक समुद्री शैवाल है, समुद्री सब्जी के रूप में इसे खाया जाता है। तो आपने क्या क्या देखा, फोरफायरा देखा, अलवा देखा। आगे देखिए, सरगासम और लेमिनेरिया खाद्य पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी एक शैवाल का टाइप है, नाम क्या है, सरगासम और लेमिनेरिया,
ठीक है। ये भी खाद्य पूरक है अर्थात फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज होता है। नाम अच्छे से याद रखेंगे। नॉस्टॉक कुछ एशियाई क्षेत्र में खाया जाता है। नॉस्टॉक को इटेन इन सम एशियन रीजन, कुछ एशियाई क्षेत्रों में खाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो आयोडीन के रूप में भी कुछ शैवाल का यूज होता है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। कौन कौन से शैवाल है जिसे आयोडीन के रूप में, आयोडीन होता है क्या, हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट अर्थात नमक, इस सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन प्रोडक्शन में भी कुछ शैवाल का यूज होता है। कुछ समुद्री शैवाल आयोडीन प्राप्त करने में सहायक होते हैं, उस शैवाल से आप लोग आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और लेमिनेरिया आयोडीन का अच्छा स्रोत है। तो देखिए प्रश्न कई तरह से पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शैवाल आयोडीन का एक सोर्स है, स्रोत है, ठीक है। सोर्स है तो लेमिनेरिया जो है आयोडीन का अच्छा सोर्स है, स्रोत है। लेमिनेरिया इज अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। और फ्यूकस और एकोलिनिया भी आयोडीन प्रदान करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, और अदर एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, फ्यूकस और एकोलिनिया। क्या है एकोलिनिया, ये भी आयोडीन प्रदान करता है। तो टोटल आयोडीन प्रदान करने वाले, आयोडीन देने वाले 3 तरह के शैवाल हो गए, 3 एग्जाम्पल हो गए, इसे याद रखेंगे। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एकोलिनिया, ये सभी आयोडीन प्रदान करते हैं। हम लोग आगे बढ़े। देखिए कुछ शैवाल को फर्टिलाइजर या मैन्योर के रूप में यूज होता है, किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर और मैन्योर। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये शैवाल का क्या है, यूजेज है, यूजेज। और यूजेज जो डेली लाइफ में यूज होता है वहीं से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है। थ्योरी से तो होता ही है प्रश्न, साथ ही डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ जो है वहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे कि एल्गी में देखेंगे, शैवाल प्राकृतिक खाद के रूप में, प्राकृतिक खाद होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल मैन्योर, अर्थात प्राकृतिक खाद के रूप में शैवाल का यूज होता है, जिसमें नॉस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी को समृद्ध करता है। ये जो नॉस्टॉक है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है ये आगे भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में या फिर मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, मिट्टी में या हवा में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को जो पौधे हैं, पौधों के जड़ों के लिए यूज करने लायक बना देना ही जो यह प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एडिंग नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन ये वो टर्म है। और एनाबीना धान के खेत में नाइट्रोजन जोड़कर लाभ पहुंचाता है। एनाबीना क्या करता है, नाइट्रोजन को धान के खेतों से, धान के खेत में क्या होता है, नमी होता है, गीला जमीन होता है, दलदल युक्त जमीन है, दलदल वर्ड यूज करेंगे, दलदल युक्त है, वहाँ पानी ज़्यादा होता है, उस पानी से नाइट्रोजन को जोड़ करके धान के पौधों को लाभ पहुँचाता है, तो एनाबीना। और कैल्प जैविक खाद के रूप में प्रयोग होता है। तो टर्म को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, नॉस्टॉक याद रखेंगे, एनाबीना याद रखेंगे और कैल्प जैविक खाद याद रखेंगे। ये सभी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। आगे बढ़े, मेडिसिन में भी कुछ शैवाल का यूज होता है, कुछ एल्गी का यूज होता है। कुछ शैवाल औषधीय पदार्थ और प्रतिजैविक बनाते हैं। औषधीय अर्थात मेडिसिनल सब्सटेंस एंड एंटीबायोटिक्स। तो मेडिसिनल सब्सटेंस और एंटीबायोटिक्स भी किससे बनता है, शैवाल से बनता है। और यहीं से आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से शैवाल जो है मेडिसिन में यूज होता है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, कोरेरेला जो है, क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है। क्लोरेला गिव्स एंटीबायोटिक कॉल्ड क्लोरीन, ठीक है, क्लोरेलिन है, ठीक है, क्लोरेलिन। तो इसे ध्यान रखेंगे। और लेमनेरिया से आपने पीछे देखा था आयोडीन बनता है, तो ये भी एक मेडिसिन के रूप में यूज होता है। टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, किससे, लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने लिख दिया होगा, मेरे लिखने से पहले ही आप लिख देंगे आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। बिल्कुल, घेंगा ग्वाइटर रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो आपने टर्म याद रख लिया, क्लोरेला टर्म है और लेमिनेरिया टर्म है, ये दोनों आपको यहाँ से याद रखना। प्रतिजैविक और दवा औषधीय है, मेडिसिनल सब्सटेंस बनाया जाता है। आगे देखेंगे, अनुसंधान कार्यों में भी शैवाल का यूज होता है। अनुसंधान अर्थात रिसर्च वर्क में, रिसर्च अर्थात कुछ शैवाल अनुसंधान में मॉडल जीव के रूप में उपयोग किया जाता है।
मॉडल जीव अर्थात मॉडल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च में यूज होता है। जैसे क्लोरेला जैविक अध्ययनों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। आपने पीछे क्लोरेला के बारे में पढ़ा, ये इसका जो है जैविक अध्ययन में भी इसका यूज होता है। और एसिटेबुलेरिया जो है, एसिटेबुलेरिया भी एक कोशिका अध्ययन में वैज्ञानिकों की सहायता करता है। एसिटेबुलेरिया जो है कवक है, ये जो एल्गी है, इसका यूज जो है कोशिका अध्ययन में वैज्ञानिकों की सहायता करता है। और वेलोनिया जो है झिल्ली संबंधी शोध में उपयोगी है। वेलोनिया नामक जो एल्गी है अर्थात शैवाल है, इसका जो झिल्ली संबंधी शोध है, रिसर्च है, मेम्ब्रेन संबंधी जो रिसर्च है, इसमें यूज होता है। इस टर्म को अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे बढ़े, कुछ स्पेशल नोट्स देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। ये शैवाल एल्गी से रिलेटेड है। कुछ स्पेशल नोट्स है, आप इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। क्या है, तो आपने देखा कोलेरेला, कोलेरेला को देखा। ये कोलेरेला के बारे में आपने ऊपर में औषधि बनाने वाला में भी यूज होता है, आपने पढ़ा था, अनुसंधान में भी यूज होता है। और तीसरा यूज आप पढ़ रहे हैं, है सवाल एक ही और उसका तीन तीन जगह आपने यूज देखा। जब एक ही चीज़ का अधिकतर जगह यूज होता हो तो ऐसे जो फैक्ट है, ऐसे जो तथ्य है, ऐसे ये चीज़ है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट मान करके आप याद रखेंगे और नोट्स बना लेंगे। जो कोलेरेला है, इसका अंतरिक्ष यान के केबिन में उसे उगाया जाता है। उगाया तो जाता है, लेकिन यूज क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहले ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनके लिए प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करता है। यह क्या यूज करता है, यह क्या देता है, प्रोटीन युक्त भोजन देता है कोलेरेला। ठीक है, पहला। दूसरा, ये ऑक्सीजन भी बनाता है। अब ऑक्सीजन, हम लोग तो धरती पे है तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल जाता है, तो पेड़ पौधों से मिल जाता है, प्लांट से मिल जाता है, पादप से मिल जाता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कोलेरेला अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान ऑक्सीजन बनाता है। और साथ ही आप ये भी समझ सकते हैं, यह एक ऐसा पौधा है कोलेरेला, यह ऐसा एक थेलोफाइटा ग्रुप का एक ऐसा पादप जगत का प्लांट है जो क्या करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को जल को पुनः उपयोग योग बनाएगा। कोई जल है, जल को वह उसमें डाल दिया जाए तो वह पुनः उपयोग, रिफाइन करके उसे पुनः उपयोग योग बना देगा, अर्थात रिसाइकल वाटर फॉर एस्ट्रोनॉट्स। तो कितने यूज है, एक ही पौधा, एक ही जो शैवाल है, एल्गी है, इसके तीन तरह के यूज है। सबसे पहले प्रोटीन युक्त भोजन दिया, ऑक्सीजन बनाया, जल का पुनः उपयोग करवा दिया। जब इतने तरह का यूज है तो इसी को बोलते हैं VVF फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसे आप अच्छे से ध्यान रख करके याद कर लेंगे। आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा था, कौन सा टॉपिक चल रहा है, एक बार कनेक्शन जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जा रहे और भूल गए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पादप जगत का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, वर्गीकरण, प्लांट किंगडम का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसके वर्गीकरण में हम लोगों ने दो तरह का वर्गीकरण देखा। सबसे पहले जो फूल देने वाला पौधा है, जिसे हम बोल सकते हैं क्रिप्टोगेम, और जो फूल नहीं देता क्रिप्टोगेम, और जो फूल देता है वो है फेनोगेम्स। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं, और लगा देंगे, और पुष्पोद्भिद हो जाएगा, और पुष्पोद्भिद, और इसमें पुष्पोद्भिद अर्थात फूल देने वाले, ये पढ़ रहे हैं। और इसका हम लोग अलग अलग ब्रांच में बांटे हैं। इसको टोटल 3 ब्रांच में बांटे हैं। पहला ब्रांच क्या था इसका, थेलोफाइटा। ठीक है, थेलोफाइटा था। दूसरा ब्रांच क्या है, ब्रायोफाइटा। और तीसरा ब्रांच इसका क्या है, इसका तीसरा ब्रांच है टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है यहाँ, टेरिडोफाइटा। अब इसमें हम लोग थेलोफाइटा पढ़ रहे हैं। थेलोफाइटा का क्या क्या ब्रांच है, मुख्य ब्रांच क्या क्या, मेन ब्रांच क्या क्या है, क्या क्या इसका है, शैवाल है। शैवाल अभी हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट किया है। शैवाल के बाद दूसरा क्या है, कवक है। कवक के बाद जीवाणु है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी जस्ट, हम लोगों ने देखा क्रिप्टोगेम क्या है, थेलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा, और टेरिडोफाइटा क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने शैवाल देखा। अब क्या क्या बचा, कवक और जीवाणु बचा। और जस्ट इन दोनों के टॉपिक कंप्लीट, शैवाल और कवक कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे लाइकेन। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करें। कवक, फंगी, ध्यान रखेंगे कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। जिस तरह से आपने देखा था कि शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को क्या कहते थे, फाइकोलॉजी कहते थे। फाइको, उसी तरह से माइकोलॉजी कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। और यह क्या है, पर्णरहित जीव है।
नॉन क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म है। रहित अर्थात नहीं होना, नॉन अर्थात नहीं होना, नॉन क्लोरोफिल अर्थात इस नॉन क्लोरोफिल किसे कहेंगे? जिनमें हरित लवक नहीं होगा। जिसमें हरित लवक नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, स्वपोषी नहीं होगा, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, अर्थात स्वपोषी नहीं होगा तो होगा क्या? परपोषी जीव होगा, अर्थात हेट्रोट्रॉपिक होगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है वो हेट्रोट्रॉपिक होगा। चलिए एक बार और रिवीजन करिए। जो अपना भोजन खुद बना ले उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक अब स्वयं भोजन बनाने वाले, हिंदी वाले स्वपोषी। और जो अपना भोजन नहीं बना पाएगा वह हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक, अर्थात परपोषी। इसे शॉर्ट वर्ड में क्या लिखेंगे? परपोषी। ठीक है, आप अच्छे समझ रहे होंगे कवक क्या है। कवक परपोषी है, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे पर निर्भर करता है। आइए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कवक कैसा होता है, देख ले। ये सभी एग्जाम्पल है कवक के। देखिए सबसे पहले इस इमेज को देखिए। इसमें कवक है, डबल रोटी के समान फुफुंदी जो है, ए वाला जो डबल रोटी का समान फुफुंदी है। आप डबल रोटी अर्थात जो आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड पकोड़ा, वही वाला ब्रेड को आप छोड़ दीजिए, ऐसे सड़ने गलने दीजिए, तो आप देखेंगे उस पर ऐसे ऐसे करके लाइन करके झिल्ली जालीदार बन जाएगा। तो ये हो गया डबल रोटी में समान फुफुंदी, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। ये है एस्परलिजियस, अर्थात बी नंबर का आप जो देख रहे हैं, इस तरह के जो कवक है इसको बोलते हैं एस्परजिलस। और फिर जो आप सी नंबर में देख रहे हैं, पेनिसिलियम छत्रक है, कोष्ठक है, पेनिसिलियम। सी वाला पेनिसिलियम जैसा है और डी वाला खमीर में है, खमीर या ईस्ट में ऐसा बनता है। तो आप अलग अलग देखें। और इसके अलावा आप देख सकिए ये भी आपको कवक अर्थात फंगी का टाइप है, ये भी फंगी है, ये भी फंगी, अलग अलग टाइप है, अलग अलग फंगी है, ये सभी फंगी का टाइप है। आइए हम लोग बात करें, जब कवक है अब दूसरे जीव पे निर्भर रहेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि कवक भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अर्थात परपोषी है? बिल्कुल कह सकते हैं। ये दोनों टर्म को याद रखेंगे, परपोषी अर्थात हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक याद रखेंगे। कवक में संबंध उत्तक नहीं होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप पढ़ रहे हैं थेलोफाइटा, और आपको थेलोफाइटा में ही बताए थे कि थेलोफाइटा में जितने भी एग्जाम्पल है उसमें किसी में भी जो आपको जाइलम और फ्लोएम के लिए वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, संवहन उत्तक नहीं होगा जल और भोजन पहुंचाने के लिए। और कवक में भोजन जो है संग्रहित होता है, कहाँ स्टोर्ड होता है? स्टोर्ड फूड इन फंगी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में जो है स्टोर्ड होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कवक में भोजन कहाँ स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड कहाँ स्टोर्ड होगा? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है कवक में भोजन। और ग्लाइकोजन होता क्या है? जानवरों जैसा भंडारित भोजन, जैसे जानवर अपने भोजन को भंडारित कर लेता है और बाद में जुगाली कर करके पचाते रहता है, उसी तरह से जो है ये कवक में जो भोजन का स्टोरेज होता है वो स्टोरेज को किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसे ध्यान रखेंगे, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है। जानवरों जैसा भंडारित भोजन है, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बढ़े, आगे हम लोग का सेल वॉल है। तो कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? काइटिन से। और काइटिन क्या होता है आपके दिमाग में आएगा? तो कठोर पदार्थ है। आप कोई भी कवक देखिए, उसका जो कोशिका भित्ति है काइटिन का बना होता है। जैसे कि आप शॉर्ट एग्जांपल में काइटिन को समझना चाहते हैं तो कीट, कोई भी कीट ले लीजिए, कीड़ा, जैसे आप कीट में आप रख सकते हैं तिलचट्टा, इस तरह के कोई भी कीट आप सोचिए, उसका बाह्य कंकाल कैसा होता है? थोड़ा कठोर है। तो उसी तरह से कठोर पदार्थ से बना होता है। जैसे कि आप कीट में जितने भी कीट है उसका जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना है। तो आप याद रखिए कवक का जो भी कोशिका भित्ति है काइटिन का बना होता है। ठीक है, और बात करें सैक्रोमाइसीज, जिसे ईस्ट कहते हैं, का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। क्या है सैक्रोमाइसीज? तो आप क्या पढ़ रहे हैं? कवक। तो सैक्रोमाइसीज एक कवक है, और सैक्रोमाइसीज नामक कवक का यूज कहाँ होता है? डबल रोटी में। ये बीपीएससी, एसएससी इन सभी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, डबल रोटी बनाने में किस
किस कवक का यूज होता है, और 4 ऑप्शन रहता है और एक ऑप्शन सैक्रोमाइसिस या ईस्ट रहता है। तो आप यदि अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सैक्रोमाइसिस ईस्ट करने होता है। और कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। कवक क्या होता है, कवक से पौधे में गंभीर रोग भी होता है, जैसे कि कुछ कुछ रोग आगे हम लोग देखेंगे। जो कुछ रोग है, रस्ट और स्मट जो है, ये रोग है रस्ट और स्मट, ये कवक में सबसे अधिक हानिकारक रोग उत्पन्न करता है। मेजर हार्मफुल डिजीज जो है यही सब है, रस्ट और स्मट। कवक जनित पौधे के रोग को देखें, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉल्ड बाय अल्ब्यूगो कैंडिडा। अल्ब्यूगो कैंडिडा जो है, ये सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग है, और इसमें कौन सा कवक होता है, तो अल्ब्यूगो कैंडिडा कवक होता है। ये कवक का नाम है, ये रोग का नाम है सफ़ेद रस्ट। ये रोग है, ये किस कवक के कारण होता है और ये किस पौधा में है, तो सरसों में। तो प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है कि सफ़ेद रस्ट रोग किस पौधे का रोग है, तो आंसर आपका होगा सरसों का। सफ़ेद रस्ट रोग किसके कारण होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। शैवाल के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण। तो ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, कवक। तो कवक के कारण सफ़ेद रस्ट रोग होता है, सरसों के पौधा में होता है, और इस कवक का नाम है अल्ब्यूगो कैंडिडा। इसी तरह से आगे भी इसका पूरा डिटेल देखिए। गेहूं का ढीला स्मट रोग, रस्ट और स्मट दो तरह का रोग है। ठीक है, तो ढीला स्मट रोग जो है ये गेहूं में होता है, और इस कवक का क्या नाम है, यूस्टिलागो ट्रिटिसी। क्या है, यूस्टिलागो ट्रिटिसी, ये गेहूं का है। और गेहूं का एक और रस्ट रोग भी है, यह है प्यूसिनिया ग्रेमिनिस। ये सभी रोग है, किस फसल में है, कौन सा रोग है, इसे आप अच्छे से नोट्स बना करके याद कर लेंगे। आगे, ब्लाइट ऑफ पोटैटो अर्थात अंगमारी रोग होता है, पूछा गया है परीक्षा में प्रश्न। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उलट के देखिए, पता चल जाएगा। पूछा गया है कि अंगमारी रोग किस पौधे से संबंधित है। 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन आलू भी था, तो आलू इसका सही आंसर है। अंगमारी रोग आलू से संबंधित है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है, इसके कवक का नाम है। आगे, गन्ने का लाल सड़न या लाल अपक्षय, दोनों तरह से पूछा गया, ये भी पूछा गया प्रश्न है। गन्ने का लाल सड़न रोग ऐसे पूछा जाएगा, लाल सड़न रोग, लाल सड़न, सड़न मतलब अपक्षय होना, सड़ जाना। लाल सड़न रोग किस पौधे से संबंधित है, रोग किस पौधे से संबंधित है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देगा आपके सामने, ABCD करके, एक ऑप्शन उसमें से गन्ना होगा, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। बस आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे पूछा गया है अभी तक प्रश्न या नहीं पूछा गया, और पूछा गया तो कैसा प्रश्न पूछा गया। अब इसके बाद आपका जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपको समझ में आता है हाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल यूज का चीज़ है, बिल्कुल काम का चीज़ है। और साथ ही पूछा जाता है ये जो लाल सड़न रोग या लाल अपक्षय रोग है, ये किस कवक के कारण होता है, तो कवक का नाम भी याद रखिएगा, कॉलिट्रोट्राइकम फाल्काटम इस कवक का नाम है। इसे बार बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अब टीका रोग किस फसल में होता है, तो मूंगफली में होता है, और इस कवक का नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ठीक है। आलू का मस्सा रोग पूछा जाता है, मस्सा रोग किससे संबंधित, आलू से, और कवक का नाम है सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। पत्ती चित्ती रोग, भूरी पत्ती चित्ती रोग किस फसल से संबंधित है, तो धान से संबंधित है, और कवक का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। ठीक है, ओराइजा ये है, वैज्ञानिक नाम है। और आलू की पछेती अंगमारी ये भी पूछा जाएगा, पछेती अंगमारी रोग, अंगमारी तो देखे थे, पछेती अंगमारी भी आलू से संबंधित है, और ये किससे होता है, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। और नव अंकुर अर्थात नव अंकुर समझ रहे हैं, डैम्पिंग अर्थात नया नया अंकुर आया है, बीज आया है और तब रोग लग जाएगा, डैम्पिंग रोग बोलते हैं। डैम्पिंग रोग, नव अंकुर, कोई भी पौधा है नया नया अंकुर लिया है और उसमें रोग लग गया, डैम्पिंग रोग है, और किस कारण से होता है, कवक के कारण। ठीक है, और कवक का नाम क्या है, पाइथियम नामक कवक है। और एफ्लाटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पन्न अत्यंत विषैला विष है। ठीक है, पूछा जाता है एफ्लाटॉक्सिन क्या है, तो आप याद रखेंगे यह कवक द्वारा जनित, कवक द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, पॉइजन, यह पॉइजन है, कवक द्वारा उत्पन्न पॉइजन है, और मुख्यतः
या किससे? एस्परजिलियस फ्लावर्स से नामक कवक से बनता है ये, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे, ह्यूमन डिजीज, क्या यह जो कवक से केवल पौधा में ही बीमारी होता है या मानव में भी हो सकता है? कवक अर्थात फंगी, फंगी से जो है केवल पौधा ही नहीं मानव में भी रोग होता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सा रोग मानव में कवक के द्वारा होता है? तो दमा रोग समझे होंगे, अस्थमा जिसे बोलते हैं, अस्थमा अर्थात दमा जैसा फंगल एलर्जिक रोग जो है इसी कवक के कारण होता है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये जो है इसके कवक का नाम है, ठीक है, कवक का नाम है, इसे भी याद रखेंगे। एथलीट फुट जो है, एथलीट फुट पैरों में खुजली, ये टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है। खाज जैसी, खाज खुजली होता है ना, खाज जैसी फंगल खुजली एस्परजिलस स्केवीज टीनिया से क्या कारण होता है। गंजापन अर्थात सिर का दाद या गंजापन टीनिया कैपिटिस के नामक कवक के कारण होता है। और त्वचा का दाद ट्राइकोफाइटन या माइकोस्पोरम के कारण ये बीमारी होता है। तो ये सभी मानव संबंधित बीमारी है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले एक बार रिकॉल कर ले। हम लोगों ने क्रिप्टोगेम पढ़ा है, थाइलोफाइटा के अंतर्गत सेवाल और कवक, सेवाल और कवक, और सेवाल और कवक के बाद क्या आता है? लाइकेन। क्या आता है? हम लोग लाइकेन पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, बार बार रिवीजन की ज़रूरत है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस आधार पर आप इसे अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आइए, सबसे पहले लाइकेन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसे समझेंगे। यह क्या है? ये संयुक्त जीव, बस हो गया, इतना से कंप्लीट हो गया आपका कॉन्सेप्ट। संयुक्त जीव मतलब जब कवक और शैवाल को एक साथ मिला देंगे। देखिए, कोई एक डाल है वृक्ष का और उस पे कवक भी है, और उसी पे कवक के साथ साथ कौन रह रहा है? शैवाल रह रहा है। शैवाल और कवक एक साथ रह रहा है, एक साथ पाया जाता है, संयुक्त रूप से पाया जाएगा, तो इसी को बोल देंगे लाइकेन। लाइकेन अलग से कोई जीव नहीं है, आप इमेज भी देख रहे हैं, इमेज में देख सकते हैं, अलग से लाइकेन कोई जीव नहीं है, अर्थात यह संयुक्त जीव है। अर्थात कवक और शैवाल को मिला करके क्या बोलेंगे? कवक और शैवाल को मिला दीजिए, एक साथ रख दीजिए, और तब उसको क्या कहा जाएगा? लाइकेन कहा जाएगा। लाइकेन दोनों जीव एक दूसरे, लाइकेन में अर्थात लाइकेन कंडीशन क्या हो गया? जब दोनों जीव एक साथ रह रहा हो। इसमें आप देख सकते हैं कवक भी है, कवक भी है और शैवाल भी है, शैवाल भी है, शैवाल भी है और कवक भी है, ठीक है। जब दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हो, लाइकेन में दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। कैसे निर्भर रहता है? और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, और इस निर्भरता को टर्म में यूज होता है सहजीवी संबंध, इंग्लिश वाले सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन पूछा जाएगा निम्न में से किस रिलेशन पर आधारित है कवक और शैवाल? तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा सिम्बायोटिक। तो आप ध्यान रखेंगे यह जो संबंध है, इस संबंध को सिम्बायोटिक संबंध, और एक दूसरा नाम भी है जिसे हेलियोटिज्म भी बोलते हैं, दोनों टर्म याद रखेंगे। लाइकेन में अर्थात लाइकेन वर्ड आते ही आपके दिमाग में एक बार में हिट कर जाना चाहिए कवक और शैवाल। दोनों जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करना ही सहजीवी, सह मतलब सहकारी खेती, सहजीवी, सहपाठी, सह जब वर्ड लग गया, जहाँ भी सह वर्ड लग गया तो एक दूसरे का मदद करने वाला होता है, इसका मतलब सॉरी दोस्तों, सहजीवी संबंध अर्थात एक दूसरे की मदद करते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। कवक क्या करेगा, कवक का क्या काम है, शैवाल का क्या काम, ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। अब आपको याद है कि किसमें क्लोरोफिल होता है जी, रट्टा नहीं मारना, समझना है। क्लोरोफिल किस में होता है, कवक में या शैवाल में? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल शैवाल में होता है तो शैवाल खुद अपना भोजन बना सकता है, तो शैवाल भोजन तैयार करके कवक को दे देगा और कवक सुरक्षा और नमी प्रदान करेगा। अर्थात द फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजर और द alga प्रिपेयर फूड एंड सप्लाइज इट टू द फंगस। तो एक भोजन दे देता है और एक सुरक्षा और नमी देता है, ये 2 टर्म याद रखेंगे। अब रट्टा आपको मारना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से समझ गए हैं। भोजन कौन देगा? जिसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है किसमें? शैवाल में। शैवाल क्या देगा? भोजन। और इसके अलावा सुरक्षा और नमी कौन देगा? कवक देगा, अर्थात फंगस देगा। आगे देखते हैं,
देखिए, ऐसा संबंध जिसमें एक जीव सुरक्षा दे और दूसरा भोजन दे, ऐसे संबंध को एक टर्म से यूज किया जाता है और यही टर्म परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस संबंध को क्या बोलते हैं? हेलियोटिज्म। क्या बोलते हैं? हेलियोटिज्म। और यही से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि दे देगा कि कवक और शैवाल का जो संबंध होता है, यह संबंध किस संबंध के अंतर्गत रखा जाता है, इस संबंध को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में एक ऑप्शन होगा हेलियोटिज्म। इसे ध्यान रखेंगे। ए रिलेशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव्स प्रोटेक्शन एंड अदर गिव्स फूड इज कॉल्ड हेलियोटिज्म। इसे हेलियोटिज्म कहा जाता है। और यह संबंध लाइकेन में यही संबंध दिखाई देता है। और लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो थियोफ्रेस्टस ने किया है, जो फादर ऑफ क्या बोटनी है, फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान के पिता है। लाइकेन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन के वैज्ञानिक अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। अब लाइकेन के टाइप को देखिए, तो लाइकेन के मुख्यतः 3 टाइप है: क्रस्टोज लाइकेन, फेलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, तो क्रस्टोज लाइकेन जो है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है क्रस्टोज लाइकेन है। यह चट्टानों पर पतली पपड़ी की तरह चिपके होते हैं। देख सकते हैं, ये चट्टान है और चट्टान पे पतली पपड़ी के जैसे, काई के जैसे चिपका हुआ है। और फेलियोस लाइकेन जो है, ये देखिए पत्तों जैसे समतल संरचना होती है, पत्ता जैसा समतल संरचना है ये। और फ्रूटिकोस लाइकेन जो है, झाड़ी के जैसे गुच्छे में पाया जाता है, यह है फ्रूटिकोस लाइकेन। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे देखिए, प्रदूषण के संकेतक, इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के संकेतक भी है कौन सा? लाइकेन। तो लाइकेन हवा की गुणवत्ता के प्राकृतिक संकेतक माने जाते हैं। कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं कि कहाँ पे प्रदूषण है या नहीं है? तो जहाँ पे ही प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेगा। लाइकेन जो है, लाइकेन वहाँ नहीं उगेगा, लाइकेन वहाँ उग नहीं सकता। अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता, ये भी एक प्रदूषण है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता, यह प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। जब ऐसा पॉल्यूशन होगा तो लाइकेन वहाँ नहीं उगेगा। इससे पता चल जाएगा, या इस बात का इंडिकेट करता है, इस बात को इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि यहाँ प्रदूषण है। अर्थात जहाँ लाइकेन है, मान के चलिए वहाँ प्रदूषण नहीं है। जहाँ लाइकेन नहीं है, इसका मतलब है वहाँ प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। ठीक है, आइए, कुछ तरह के लाइकेन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि फेरों के छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप, जो कुछ वृक्ष के, कुछ प्लांट के ट्री बार्क है, जो वृक्ष के छाल है, उस पर भी कुछ लाइकेन उग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। और चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकॉल्स कहते हैं। और मिट्टी में उगने वाले को टेरिकॉल्स। बस इस टर्म को याद रखिएगा। पत्ती पे उगने वाले के को फोलियोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, फोलियोकॉल्स। और कुछ टर्म है, दीवार और ईंट और भवन पे उगने वाले को लिथो। आपने पढ़ा है, लिथो टर्म किसके लिए यूज होता है? लिथोग्राफी, जैसे लिथोफाइलिक, तो ये टर्म यूज होता है खास करके चट्टान के लिए। दीवार, ईंट और भवन पे उगने वाले को लाइकेन को लिथोफाइलिक बोलते हैं। हड्डियों या खोल पे उगने वाले लाइकेन को ऑसिकोल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑसिकोल्स। और नमी भरी हवा में उगने वाले को एरोकोल्स बोलते हैं। एयर में है, नमी भरी हवा में है, तो एरोकोल्स हो गया। नम छायादार जगहों को पसंद करने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? जो नमी वाला है, छायादार जगह है, ऐसे पसंद करने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? हाइग्रोफिलिक लाइकेन। क्या बोलते हैं? हाइग्रो। और आप इस बात से, इस टर्म से अवगत हैं कि हाइग्रो वर्ड का मीनिंग होता है नमी, तो नमी वाले को हाइग्रोफिलिक बोलते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, तो मिट्टी में बनाने की भूमिका भी है लाइकेन की। रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनाने की भूमिका कैसे? तो लाइकेन जैसे चट्टान पे धीरे धीरे उगता है, उसे तोड़ करके, उसे घिस करके मिट्टी में बदल देता है, तो ये इसकी भूमिका है। आइए लाइकेन के उपयोग को देखें। तो लाइकेन का कुछ उपयोग है, यूजेस ऑफ लाइकेन है, जैसे कि प्राकृतिक रंग बनाने में। ऑरिकल और लेकेनोडा से जो है, ये 2 तरह के लाइकेन है। इस लाइकेन के नाम याद रखेंगे। ये जो लाइकेन है, इस लाइकेन से नीला बैगनी प्राकृतिक रंग, अर्थात नेचुरल जो है ब्लू पर्पल डाइज बनाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या यूज है डाइज बनाने, प्राकृतिक रंग बनाने में, और खास करके नीला और बैगनी रंग बनाने में। लिटमस, अर्थात लिटमस पेपर रोसेला लाइकेन से तैयार होता है। ये आपको ये टर्म याद रखना है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ये बना रहे हैं आपको,
रेक्टेंगुलर शेप में जो घेर रहे हैं, इसको याद रखेंगे, रोशेला लाइकेन, और यहाँ ऑरिकल और लेकेनोरा लाइकेन। ये इन लाइकोन को याद रखिएगा। ये क्या बनाया जाता है, इसे लिटमस पत्र बनाया जाता है, इसी जिससे अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। और कुछ इत्र निर्माण में भी कुछ लाइकेन का यूज होता है, जैसे कि लेबोरिया, एवेर्निया और रेमालिना। ये 3 जो अलग अलग लाइकेन है, इस लाइकेन से इत्र और सुगंधित पदार्थ तैयार किए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ये इत्र और मसाले बनाने में भी यूज होता है, जैसे पार्मेलिया इत्र दवाइयों और भोजन को सुगंधित के लिए यूज होता है ये लाइकेन। और नेचुरल प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। यूजनिया लाइकेन से मिलने वाले यूजनिक एसिड प्राकृतिक एंटीबायोटिक का वर्क करता है। मेडिसिन बनाने में लाइकेन का यूज होता है, जैसे दस्त, पीलिया और खांसी जैसी बीमारी इसी से बनाई जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लाइकेन का यूज कुछ फूड के रूप में भी होता है, कुछ भोजन के रूप में। जैसे रेंडियर मॉस जो है, रेंडियर मॉस ठंडे प्रदेश में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और आइसलैंड में मॉस और ब्रेड केक में मिला करके खाया जाता है। और जापान में एंडोकार्पेन लाइकेन सब्जी में पकाया जाता है जापान में, इसे ध्यान रखें। और भारत में जो है पार्मेलिया करी में खुशबू के लिए डाली जाती है। कहाँ डाली जाती है पार्मेलिया को? कड़ी में खुशबू के लिए। लाइकेन में प्रजनन भी होता है, और 3 तरह का प्रजनन होता है, जैसे कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल। और कायिक जनन, इसमें क्या होता है, लाइकेन शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों से नया लाइकेन बनाता है। ए न्यू लाइकेन इज फॉर्म फ्रॉम स्मॉल ब्रोकन पीसेज ऑफ द पेरेंट बॉडी, जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सॉरेडिया और इसिडिया। ये जैसी संरचना भी लाइकेन बनाती है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे आगे देखिए तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कवक वाला भाग लैंगिक कोशिकाएं बनाता है और उनसे बीजाणु अर्थात स्पोर्स बनते हैं, और बीजाणु अंकुरित होकर नया लाइकेन बनाते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रजनन है, इसे लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में लाइकेन सीधे बीजाणु बनाकर फैलता है, और ये बीजाणु हवा से उड़कर नया स्थान पर उगाते हैं। इस तरह के जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम में क्या पढ़ रहे हैं, तो थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, शैवाल, कवक और लाइकेन पढ़ा। अब हम लोग का टॉपिक है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु में सबसे पहले ये होता क्या है, तो अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय है, अर्थात बैक्टीरिया आर द एक्सट्रीमली टीनी मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, नंगी आंखों से जिसे देख नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए क्या किस चीज़ का यूज होगा? माइक्रोस्कोप का। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि दही जमने में अदृश्य जीवाणु काम करते हैं, और यही अदृश्य जिसे हम देख नहीं पाते हैं, और यही जीवाणु जो है बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का एक कोशिकीय जीव है। इसका एग्जाम्पल है, नंगी आंख से देख नहीं पाते हैं। बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु का डिस्कवरी अर्थात खोज ऑफ बैक्टीरिया के नाम में किसका नाम आता है, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वेन लुएनहॉक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बैक्टीरिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है लुएनहॉक, याद रखेंगे। और उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से जीव देखे। किस चीज़ से? माइक्रोस्कोप से। और लुएनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान के का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के पिता और बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है? लुएनहॉक है। क्यों लुएनहॉक को कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज पहली बार की थी 1683 ईस्वी में, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। बात करें बैक्टीरिया नाम किसने दिया, तो बैक्टीरिया का नाम 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने दिया, और इन सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया नाम दिया। एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था कितने ईस्वी में? 1829 ईस्वी में। और बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया नहीं, आपसे यदि हिंदी में पूछ ले जीवाणु नाम किसने दिया, तो आप हमेशा याद रखेंगे इसका एहरेनबर्ग ने। ठीक है, और साथ ही याद रखेंगे आप, यह जो रोग है, रोग का जर्म सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया, तो रॉबर्ट कोच ने 1843-1910 के बीच कॉलरा तपेदिक जीवाणु की खोज कर जर्म सिद्धांत दिया। अर्थात इसे देखेंगे कि रॉबर्ट कोच जो है डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड प्रपोज द जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी को किसने दिया? इसे
यहाँ से 3-3 प्रश्न बनते हैं, तीनों प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न होगा कॉलरा, दूसरा तपेदिक और तीसरा जर्म थ्योरी। इन तीनों थ्योरी को देने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट कोच, और ये कब से कब तक 1843 से 1910 तक के बीच दिया है। बात करें जर्म, ये जो अलग अलग जर्म थ्योरी है, जर्म थ्योरी होता क्या है इसे ध्यान रखेंगे। जर्म सिद्धांत हिंदी में और इंग्लिश में जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी होता क्या है इस चीज़ को समझिए। यह सिद्धांत बताता है कि कई बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होती है। तो यही सिद्धांत, यही थ्योरी क्या कहलाता है, जर्म थ्योरी कहलाता है। क्या क्या एग्जाम्पल, क्या क्या याद रखेंगे रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वेब्रियो कॉलरा के कारण होता है। और टीवी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, और जर्म थ्योरी इन्होंने दिया था। आगे बात करें लुई पास्चर का, तो लुई पास्चर का क्या क्या योगदान है इस क्षेत्र में। तो 1812 से 1892 के बीच लुई पास्चर ने रेबिज का टीका, पहला याद रखेंगे, दूध का पाश्चुरीकरण और किण्वन का सिद्धांत दिया। 3 थ्योरी आपने रॉबर्ट कोच के बारे में देखा था, आपने जस्ट पिछले स्लाइड में 3 थ्योरी रॉबर्ट कोच, अब देख रहे 3 थ्योरी रॉबर्ट कोच। पहला थ्योरी कॉलरा के बारे में जानकारी, तपेदिक के जीवाणु के बारे में जानकारी, और जर्म सिद्धांत। 3 थ्योरी, और 3 थ्योरी आप याद रखेंगे लुईस पास्चर। लुई पास्चर क्या क्या, रेबिज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण और किण्वन का सिद्धांत दिया। अब बात करें पाश्चुरीकरण होता क्या है, तो दूध को निश्चित तापमान पर गर्म कर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया के प्रोसेस को ही पाश्चुरीकरण कहते हैं। हीटिंग मिल्क एट द फिक्स्ड टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इज कॉल्ड पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन। और क्यों किया जाता है ऐसा, तो दूध को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है, टू कीप मिल्क फ्रेश फॉर लॉन्गर। और उदाहरण क्या क्या है, LTH, जैसे कि ये हो गया लो हीट मेथड है, ये हाई टेम्परेचर, और शॉर्ट टाइम है, ये एस से हो गया ज़्यादा समय के लिए, अर्थात इसके लिए आप यूज करते हैं होल्डिंग, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, एस से होल्डिंग, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, 30 मिनट तक होल्डिंग मतलब रखे रहेंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक मेथड हो गया। और दूसरा 15 सेकेंड में ही ST हो जाएगा, अर्थात 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करेंगे, अर्थात शॉर्ट टाइम में। ये हो गया, इससे भी पाश्चुराइजेशन होता है। और डेली लाइफ में घर में दही जमाने से पहले दूध को उबाला जाता है, ये भी पाश्चुरीकरण का एग्जाम्पल है। सॉरी, आपने ऊपर वर्ड देखा किण्वन, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वर्ड होता क्या, ये होता क्या है, इसे किसने दिया, आपने देखा किसे, लुई पास्चर ने दिया। होता क्या है, तो सूक्ष्म जीव जब शर्करा को तोड़कर अम्ल, गैस या अल्कोहल बनाते हैं, इसे किण्वन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक शुगर टू फॉर्म एसिड और गैसेज और अल्कोहल, ये बनता है, क्या क्या बनेगा, तोड़ करके अम्ल बन जाएगा अर्थात एसिड बनेगा, गैसेज बनेगा, गैस बनेगा, और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, किस चीज़ को, शर्करा को तोड़ेगा, कौन, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया भी आता है, तो तब जाकर के ये 3 चीज़ बनता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप दही जमाते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया का यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट द्वारा CO2 का यूज होता है, शराब और सिरका बनाने में भी इसी चीज़ का यूज होता है। ये फर्मेंटेशन है, किण्वन है। अब बात करें जीवाणु, तो जीवाणु के आकार अर्थात शेप क्या क्या होता है जीवाणु का, तो बेसिलस होता है, अर्थात छड़ या बेलनाकार होगा, बेसिलस ये रहा। इसके बाद एग्जाम्पल बेसिलस, इसका लाइक क्या है, रॉड शेप लाइक है। और एग्जाम्पल है बेसिलस सबटिलिस इन सॉइल, मिट्टी में पाया जाता है ये। उसके अलावा आप देख सकते हैं कॉकस, ये रहा कॉकस का एग्जाम्पल, गोलाकार और सबसे छोटा होगा। एग्जाम्पल एस्ट्रियोपोर्टोकोकस कॉजेज थ्रोट इन्फेक्शन, अर्थात गले में जो इन्फेक्शन होता है, इसका ये एग्जाम्पल है। इसके बाद है वेब्रियो, वेब्रियो है कोमा शेप्ड, अर्थात यहाँ पे है नहीं, कोमा ऐसे देते हैं हम लोग, कोमा के शेप में होगा। ठीक है, और वेब्रियो कॉलरा कॉजेज कॉलरा, कॉलरा का ये वजह है। और एस्पाइरिलम जो है स्पाइरल होता है, इसी वर्ड से बना है, स्प्रिंग जैसा होता है, ये रहा आपका स्पाइरिलम, स्प्रिंग जैसा कुंडलीदार आकार, ये अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है, हम लोग आगे के लेक्चर में इसे और देखेंगे बैक्टीरिया के सेल को। आगे हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन अस्थिरीकरण, ये होता क्या हम लोग पीछे भी डिस्कशन किए। कुछ जीवाणु जो है, कुछ बैक्टीरिया जो है, हवा की नाइट्रोजन, हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है, सबसे अधिक तो नाइट्रोजन ही है,
और इस नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग लायक यौगिक में बदल देता है। तो यही जो चीज़ है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्यों जरूरी है ये चीज़, ये प्रोसेस? तो पौधे हवा से नाइट्रोजन सीधे नहीं ले सकता है और पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली, और जब कैन नॉट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो इसके लिए क्या होगा, तो किसी ऐसे जीव की आवश्यकता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग के लिए बना दे। और इसमें एग्जाम्पल है कुछ कुछ बैक्टीरिया का, जैसे एक राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम दाल की जड़ों में होता है। एनाबिना नॉस्टॉक ये जल में होता है, जल में जो नाइट्रोजन होता है उसे यूज करने योग्य बना देता है। एजेटोबैक्टर एस्पेरजिलम और कोलेस्ट्रीडियम ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन अस्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका यूज्ड है, इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें कमाना अर्थात ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी एक चीज़ है जो जानेंगे। चमड़े से बाल, देखिए जैसे कि मवेशी मर जाने के बाद उनके खाल से, उनके चमड़े से क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे जूते, बेल्ट, पर्स इत्यादि। तो इन सभी चीज़ों को जब चमड़ा कोई मवेशी की मृत्यु हुई है, उनके चमड़ा को उतार लिया गया है, उस चमड़े से बाल हटाना है, उसे मुलायम बनाना है, तो किसी जीवाणु की सहायता ली जाएगी। तो बैक्टीरिया असिस्टेड प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग हेयर एंड द सॉफ्टनिंग लेदर को सॉफ्टनिंग बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया का यूज होता है। और इस फुल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फुल प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेनिंग अर्थात कमाना। कमाना हिंदी वर्ड है और ट्रेनिंग जो है इंग्लिश टर्म है। और इसका यूज क्या है, चमड़ा उद्योग अर्थात लेदर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग अर्थात कमाना का यूज होता है। आगे देखिए, आगे है प्लाज्मा मोलाइसिस। प्लाज्मा मोलाइसिस क्या होता है, ये टर्म है, जीवाणु से रिलेटेड टर्म आप पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ये प्लाज्मोलाइसिस यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जब किसी कोशिका को बहुत अधिक नमक या चीनी वाले घोल में रखा जाता है, अर्थात देखिए नमक या चीनी के घोल में यदि किसी कोशिका को रख दिया जाए तो होगा क्या, तो पानी कोशिका के बाहर निकल जाता है। जो जीव है उसका कोशिका, उसे पानी बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाता है, और अर्थात लूजेज वाटर और कॉजिंग टू सेल टू श्रिंक कर जाता है सेल। और बाहरी घोल में नमक या चीनी ज़्यादा होती, इसीलिए पानी उच्च सांद्रता की कोशिका से बाहर चला जाता है। जो भी बैक्टीरिया होगा उसका शरीर जो सिकुड़ जाएगा। अर्थात इसे अचार को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जीवाणु का क्या किया जाता है, प्लाज्मोलाइसिस किया जाता है। जीवाणु का प्लाज्मोलाइसिस किया जाता है। फिर मुरब्बा को चीनी में खराब नहीं होता क्योंकि जीवाणु की कोशिकाएं पानी सिकुड़ कर खोकर सिकुड़ जाती है, अर्थात जीवाणु का प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। आपने प्लाज्मोलाइसिस वर्ड समझा है, फिर से एक बार रिपीट करिए, समझिए। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, कोई अचार है, अचार ऐसे रख देंगे बिना नमक दिए तो सड़ जाएगा। मुरब्बा है, बिना बहुत सारे चीनी दिए रख देंगे तो सड़ जाएगा। अब क्या किया जाता है, इसे नमक के घोल में डुबोया जाता है। नमक के घोल में जैसे ही बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया का क्या होता है, कोशिका सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, अर्थात उससे पानी निकल जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। नमक और चीनी दोनों के साथ होता है। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अचार और मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। आगे है कोल्ड स्टोरेज अर्थात शीत भंडारण। शीत भंडारण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है जो प्रिजर्विंग फूड एट द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक होगा, टू कीप इट फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। और ज़्यादा समय तक इसे फ्रेश रखने के लिए शीत भंडारण किया जाता है। और इसमें भी जीवाणु का यूज होता है, इसीलिए इस टर्म को यहाँ यूज किया जा रहा है, इस टॉपिक को यहाँ पढ़ा जा रहा है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि कम तापमान पे एट लॉ टेम्परेचर बैक्टीरियल ग्रोथ अर्थात जीवाणु का जो विकास है, रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन है, एंजाइम गतिविधि है, एंजाइम एक्टिविटी है, लगभग रुक जाती है। स्लो डाउन क्या ड्रास्टिकली, और प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग अर्थात जो भोजन है ये खराब होने से बच जाता है। कब,
कहाँ पे? शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज में आपने देखा होगा। आप आलू, सब्जी, प्याज, टमाटर, ये सब कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि जीवाणु का विकास और प्रजनन और एंजाइम गतिविधि रुक जाए, ठीक है। और जीवाणु का ये सभी गतिविधि रुकेगा, एक्टिविटी रुकेगा, तो फसल जो फसल है, चाहे वो हरा सब्जी हो या ऐसा कोई भी आइटम हो, वो ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, जल्दी नहीं सड़ेगा। और साथ ही आप जो डेली लाइफ का एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे फ्रिज और डीपर फ्रिज में आप खाना रखते हैं तो 2-3 दिन तक या कई दिनों तक सुरक्षित रह जाता है। यही है एग्जाम्पल। रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रिज जैसा ही है शीत भंडार, जहाँ पे आप फसल फल रख सकते हैं, साग सब्जी रख सकते हैं। आगे अगला हम लोग का टॉपिक है विषाणु। विषाणु क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म जीव है यह, और इसे किसने? तो इवान वोस्की ने खोजा था। किसके द्वारा खोजा गया था? इवान वोस्की के द्वारा। और लुवेनहॉक, आपने ऊपर क्या पढ़ा था? लुवेनहॉक किस चीज़ की खोज? याद रखेंगे, लुवेनहॉक जीवाणु और विषाणु इवान वोस्की, ठीक है। और एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हैं? सर्दी जुकाम में वायरस आंखों से नहीं दिखते हैं। आपने देखा था कोरोना वायरस, वही वाला वायरस है, ये वायरस है। और इवान वोस्की ने कहाँ पर पहली बार विषाणु का एग्जिस्टेंस देखा था? तो इवान वोस्की प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द वायरस व्हाइल स्टडिंग द टोबैको मोजाइक डिजीज। मोजाइक रोग में पत्तियों पर जाली जैसा पैटर्न देखा और इसे अध्ययन किया तो पता चला ये क्या है? ये वायरस है। पहली बार पता चला। किसे पता चला? इवान वोस्की को पता चला। किस पत्ते पे चला? तो टोबैको अर्थात तंबाकू के पत्ती पे पता चला। तंबाकू में कौन सा रोग? मोजेक रोग में पता चला। तो आप यहाँ से इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन समझ गए कि जो तंबाकू में मोजेक रोग होता है किस कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है। वायरस अर्थात विषाणु के कारण होता है। और यहीं से पता चला था पहली बार इवान वोस्की को विषाणु अर्थात वायरस के बारे में। और विषाणु सजीव है या निर्जीव? ऐसा प्रश्न आपको स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। तो विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। वायरस बिहेव लाइक बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सो दे आर कॉल्ड ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच से एक कड़ी कहा जाता है। देखिए, विषाणु का निर्जीव होने का क्या क्या प्रमाण है, क्या क्या प्रूफ है? तो विषाणु में कोशिका नहीं होता, और जिसमें कोशिका ही नहीं होगा निर्जीव जैसा लगेगा, नॉन लिविंग जैसा होगा, ठीक है। और कोशिका अर्थात बेसिक लिविंग यूनिट। और विषाणु क्रिस्टल रूप में बदलकर वर्षों तक बोतलों में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोरेज होगा, नॉन लिविंग सब्सटेंस ही ऐसा हो सकता है। इस आधार पर इसे ये लगता है कि ये क्या है? ये नॉन लिविंग नेचर वाला है। लेकिन कुछ एग्जांपल है, जैसे क्रिस्टल में आप नमक और चीनी को देखे हैं तो वो भी एक क्रिस्टल का टाइप है, ठीक उसी तरह से यह भी वायरस भी क्रिस्टल है। और अब सजीव होने का क्या प्रमाण है? ठीक है, देखिए, विषाणु जीवित कोशिका में पहुंचकर अपना न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन करता है, अर्थात रिप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेट करता है, अर्थात अपने जैसा दूसरा बना लेता है। डुप्लीकेशन करता है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन एक ही चीज़ है। द्विगुणन अर्थात द्विगुना, जैसे 5 विषाणु है तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ऐसे करके द्विगुणन हुआ ये। और सजीव जैसा अपने संख्या को बढ़ा लेता है, इससे पता चलता है कि यह सजीव है। और क्या है? जैसे ही विषाणु अर्थात वायरस जो है इंटर करता लिविंग सेल में, दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंजाइम, और एंजाइम तुरंत एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि विषाणु ये जो है सजीव है, लिविंग नेचर है इसका। और डेली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फ्लू का वायरस शरीर की कोशिकाओं में जाकर तेजी से बढ़ता है, अर्थात द्विगुणन अर्थात रिप्लिकेट करता है, और डुप्लीकेशन के द्वारा बहुत तेजी से अपने आप को बढ़ाता है। आगे यदि विषाणु के प्रकार की बात करें तो पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणु भोजी विषाणु, इसको देखेंगे। सबसे पहले पादप विषाणु से क्या समझ में आया? वे होते हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है और जो केवल पौधों को संक्रमित करेगा, तो पादप वाला हो गया, ठीक है। टोबैको का मोजेक वायरस रोग आपने देखा था, तंबाकू के पत्ती पर जो पत्तियों पर धब्बा बनता था, स्पॉट बनता था, ये होता था पादप विषाणु, ठीक है। और जंतु विषाणु क्या हो सकता है? जिनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए पाया जाता है, और ये जानवर और मनुष्य को संक्रमित कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में इन्फ्लुएंजा वायरस मनुष्य को फ्लू देता है, ये हो गया जंतु में। और बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, हिंदी में जीवाणु भेजी या इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज, ये वे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणु पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देता है।
तो जो जिन पे हमला करेगा, पादप पे हमला करेगा तो पादप विषाणु प्लांट वायरस हो जाएगा, जंतु पे हमला करेगा तो जंतु विषाणु अर्थात एनिमल वायरस हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया पे हमला करेगा बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, और इसे बोलेंगे जीवाणु हमला करने वाला, उसे नष्ट कर देने वाला विषाणु, ठीक है, अर्थात वायरस। तो ये 3 तरह के मुख्यतः विषाणु है। इसके अलावा एक और टर्म आता है रेट्रो विषाणु। रेट्रो वायरस अर्थात जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, हेरिडिटरी का मटेरियल है यह, और डेली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं HIV एक रेट्रो वायरस है। तो ये रेट्रो वायरस है और इसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे देखिए, तो आपने क्या क्या देखा, आपने 3 पार्ट देखा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ना था, जिसमें आपने थेलोफाइटा पढ़ा है। अब 2 पार्ट और बच गया है, जिसमें एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले ये शॉर्ट है, उतना बड़ा लंबा नहीं है। देखिए, इसमें आप 65 पेज का ये स्लाइड है, आप यहाँ देख सकते हैं 65 पेज का, आप 60 पेज पे आ गए। अब 4 से 5 पेज में ये कंप्लीट होने वाला है ये लेक्चर। तो ब्रायोफाइटा क्या है, सबसे सरल स्थलीय पौधा बोला जाता है इसे, और ब्रायोफाइटा सरल स्थलीय पौधा का समूह है। 1-2 पौधा नहीं है, ये बहुत सारा पौधा का समूह है, और उन सभी समूहों को ही ब्रायोफाइटा कहा जाता है। और यह क्या है, लगभग 25,000 प्रजातियां इसमें शामिल है। अब आपने जस्ट जो इससे पहले पढ़ा है थेलोफाइटा, आप क्या देख रहे थे, थेलोफाइटा में क्या संवहन उत्तक होता था, बिल्कुल नहीं होता था थेलोफाइटा में। लेकिन ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक का अभाव यहाँ भी है। इसे पादप जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं, क्योंकि जल और भूमि दोनों पर रहते हैं, और ये मिट्टी कटाव रोकने में मदद करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्रायोफाइटा। आप थेलोफाइटा देखे, अब देख रहे हैं आप ब्रायोफाइटा, और इसमें भी जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है, इसमें भी होता है, और इससे पहले भी था, संवहन उत्तक का अभाव होता है यहाँ भी, और ये मिट्टी के कटाव सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करता है। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्पेगेनम मॉस जो है, ये अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोख लेता है। ये एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आप जो पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, और उसी ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। और इसे पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने समय सूखने से बचाने हेतु उपयोग किया जाता है इस चीज़ का। ये पानी को 18 गुना, अपने भार से 18 गुना ज़्यादा पानी सोख लेता है। और स्पेगेनम मॉस का उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, तो ब्रायोफाइटा का, और एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है इसका। अब है नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा, और लास्ट ये टाइप है टेरिडोफाइटा। हम जानिए ये कहाँ उगेगा, तो ये नमी वाले छायादार जगह, जंगल, पहाड़ इत्यादि पर उग जाते हैं। और इसकी संरचना पौधे का शरीर, जड़, तना, शाखा और पत्ती में विभाजित होता है, और तना समांतर राइजोम के रूप में पाया जाता है, जो राइजोम होता है। और जनन कैसे होता है इसका, तो ये बीजाणु जनक होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, पौधे होते हैं, और इनमें जनन की प्रक्रिया बीजाणु द्वारा होता है, अर्थात बीज से होता है जनन। संवहन उत्तक क्या पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, देखिए यहाँ विकसित हो गया। इससे पहले 2 टाइप जो आपने देखा, आपने थेलोफाइटा देखा, आपने ब्रायोफाइटा देखा, दोनों में संवहन उत्तक नहीं था, लेकिन यहाँ संवहन उत्तक है। और जब संवहन उत्तक होगा, जाइलम वाहिका अर्थात वेसल्स जो होगा, और फ्लोएम सहकोशिकाएं यहाँ नहीं होगी, लेकिन यहाँ संचरण उत्तक होता है, वेस्कुलर जो टिश्यू है विकसित है, लेकिन जाइलम की वाहिका और फ्लोएम सहकोशिकाएं नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट था दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, जो ये टॉपिक है, जो पार्ट 1 है, आप ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने पार्ट 1 को अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, और जैसे ही पार्ट 2 कंप्लीट होगा, इसी पर लगभग 250 प्लस MCQ आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो पार्ट 2 आएगा या MCQ वाला आएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो का आपको PDF या PDF चाहिए, इस PDF को लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को ले सकते हैं। और साथ ही आप अपना जो विचार है आप ज़रूर साझा करें, आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के यह वीडियो बनाया जा रहा है, और आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।